रणनीति और सैन्य इतिहास के सभी विद्यार्थियों का इस सामरिक विश्लेषण में स्वागत है। आइए भारत के पहले महान साम्राज्य के संपूर्ण स्ट्रक्चर और रणनीतिक ताने बाने की गहराई में चलते हैं। मौर्य वंश और महान अशोक के उदय से बहुत पहले प्राचीन भारत में एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसने युद्ध और प्रशासन के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। नंद राजवंश की ये कहानी सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, संसाधनों के सटीक उपयोग और एक साम्राज्य के अचानक कोलैप्स का एक परफेक्ट केस स्टडी है। इस आफ्टर एक्शन रिव्यू का सिलेबस बड़ा सीधा है। सबसे पहले हम मगध थिएटर को समझेंगे, फिर नंद सैन्य व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और संसाधन, साम्राज्य की सामरिक कमजोरियां, उनका निर्णायक पतन और अंत में उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लेगेसी पर बात करेंगे। तो चलिए मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं। मगध थिएटर। सैन्य रणनीति के नजरिए से देखें तो ये टाइमलाइन सचमुच हैरान करने वाली है। 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, यानी केवल 23 साल का एक बेहद छोटा स्पैन। आधुनिक पटना यानी उस समय के पाटलिपुत्र से ये एक असाधारण रूप से तेज, कह सकते हैं कि एक एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन का चरण था। इतने कम समय में एक पूरे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लेना किसी भी सैन्य अभियान के लिए ये एक अनसुनी और अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस साम्राज्य के संस्थापक महापद्म नंद को एक ऐतिहासिक उपाधि दी गई थी, क्षत्रियों का विनाशक। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उनकी आक्रामक और रूथलेस रणनीति का पक्का सबूत था। एक गैर शाही बैकग्राउंड से आकर उन्होंने कूटनीति का इंतजार बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अपनी क्रूर सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय शक्तियों को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसके साथ ही महापद्म नंद ने खुद को एकराट घोषित किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकमात्र शासक। अब एक रणनीतिकार के तौर पर अगर हम इसे देखें तो ये कोई कोरा अहंकार नहीं था। ये उत्तरी और मध्य भारत के विशाल क्षेत्र पर पावर के एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन का एक क्लियर सिग्नल था। पुराने छोटे छोटे राज्यों की व्यवस्था को उखाड़कर एक सिंगल यूनिफाइड कमांड और कंट्रोल सिस्टम खड़ा किया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, नंद सैन्य व्यवस्था। यहाँ के आंकड़े लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी। ये मिलिट्री मशीन इतनी विशाल और भयावह थी कि इसका खौफ ही काफी था। जब सिकंदर महान की अजेय मानी जाने वाली सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, तो नंदों के इसी सैन्य बल की खबर सुनकर ही उनके सैनिकों ने इस थिएटर में आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। ये डेटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता का एक मास्टर क्लास है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना टिकती कैसे थी? यही हमारा मॉड्यूल 3 है, लॉजिस्टिक्स और संसाधन। इस साम्राज्य के इकोनॉमिक इंजन के इन 4 पिलर्स को ध्यान से देखिए। कृषि, ट्रेड रूट्स, टैक्स वसूली और उपजाऊ गंगा के मैदानों पर पूरा कंट्रोल। सामरिक विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी मिलिट्री डोमिनेंस पॉसिबल ही नहीं है। गंगा के उपजाऊ मैदानों और कृषि से आने वाली असीमित दौलत ने ही उन्हें वो रिसोर्स दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। जरा इस एक नंबर पर गहराई से विचार कीजिए, 3,000 युद्ध हाथी। अब इमेजिन कीजिए कि केवल इन हाथियों को हर दिन खिलाने और युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए ही कितना विशाल कृषि उत्पादन लगता होगा। ये आज के समय में एक पूरे आर्मर्ड टैंक डिवीजन को फ्यूल देने से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक चुनौती थी, जिसे नंद प्रशासन ने बखूबी मैनेज किया। और यहीं आती है सबसे क्रूशियल बात, उनका विशाल खजाना। राजकोषीय भंडार ने नंद सेना के लिए अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया। सख्त टैक्स कलेक्शन और एक बेहद मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन ने यह सुनिश्चित किया कि सप्लाई चेन कभी ना टूटे। कृषि से आने वाली भारी दौलत और ये खजाना ही वो असली ताकत थे जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में उनके सैन्य प्रभुत्व को लगातार बनाए रखा। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? आइए मॉड्यूल 4 पर आते हैं, सामरिक कमजोरियां। साम्राज्य के कोलैप्स का कारण बिल्कुल सामने था। एक तरफ बाहरी सैन्य प्रभुत्व था जो बाहर से एकदम अजेय लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही सीमाओं के भीतर नागरिकों के बीच बहुत गहरा असंतोष उबल रहा था। एक विशाल सेना बाहरी दुश्मनों को तो रोक लेगी, लेकिन जब आपकी अपनी ही जनता आपसे कट जाए तो वो किसी भी शासन के लिए एक जानलेवा आंतरिक बीमारी बन जाती है। इस असंतोष की वजहें एकदम साफ थीं। राज्य को चलाने के लिए भारी भरकम टैक्स, बहुत ही सख्त नियम, कठोर प्रशासन और ऊपर से अंतिम शासक धनानंद का व्यक्तिगत अहंकार।
इन हेवी हैंडेड स्ट्रैटेजीज ने सेना और प्रशासन की सबसे जरूरी सपोर्ट लाइंस को आम जनता से पूरी तरह काट दिया। जब जनता ही खिलाफ हो जाए तो विद्रोहियों के लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? और यही हमें मॉड्यूल 5 पर ले आता है, निर्णायक पतन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कैसे एक शानदार रणनीतिकार चाणक्य का धनानंद ने अपमान किया। इसके बाद जो हुआ वो एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। चाणक्य ने युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अलायंस बनाया। उन्होंने उसी असंतुष्ट जनता का इस्तेमाल किया, साम्राज्य के भीतर विद्रोह भड़काए और धनानंद को हरा दिया। यह साबित करता है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो और अंदरूनी विद्रोह का सपोर्ट हो तो एक संख्यात्मक रूप से बहुत बड़ी सेना को भी बाईपास करके 322 ईसा पूर्व की तरह निर्णायक जीत हासिल की जा सकती है। अंत में मॉड्यूल 6 लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लेगेसी। भले ही ये राजवंश जल्दी खत्म हो गया, पर उनका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। नंदों ने जो एडवांस टैक्स सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा किया, उसी के बेस पर बाद में चंद्रगुप्त और महान अशोक के विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। उत्तरी भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाना और पावर को सफलतापूर्वक सेंट्रलाइज करना, यही उनका वो सबसे बड़ा सामरिक योगदान था जिसने आने वाली सदियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस पूरे अध्ययन में हमने जिस कृषि आधारित दौलत, खजाने, लॉजिस्टिक ताकत और विशाल सैन्य व्यवस्था को देखा है, उसे देखते हुए रणनीति के हर छात्र के मन में एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल जरूर उठता है। क्या सिकंदर महान वाकई नंदों को हरा पाता अगर वो मगध पर आक्रमण करता? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये सामरिक विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस विषय पर अपना अध्ययन जारी रखें।